नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। एनआईए ने मुंबई में करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की है और छापेमारी की ये कार्रवाई अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ही की गई है। लेकिन हड़कंप ठाकरे सरकार में मच गया है। इन छापों से आर्थर रोड जेल में बंद ठाकरे सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का भी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन खुलकर सामने आ गया है। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार के भी बहुत से नेता अब एनआईए की रडार पर आ गए हैं। इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी जी। नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अंजू जी। ये बताइए कि मुंबई में जो आज बड़ी गहमा गहमी है, एनआईए के छापे पड़ रहे हैं, दरअसल उनका नवाब मलिक से क्या कनेक्शन है? अंजू जी, कनेक्शन ही कनेक्शन है। मतलब सारे कनेक्शन वहीं तक जुड़ रहे हैं, नवाब मलिक तक जुड़ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी तक जुड़ रहे हैं। इससे पहले अपने दर्शकों को एक हम जानकारी देते हैं, जो अहम जानकारी होगी वो टेक्निकल जानकारी होगी, वो कि मुंबई में एनआईए के जो छापे पड़े हैं वो लगभग 20 जगहों पर छापे पड़े हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण जगह है माहिम। मतलब माहिम में 4 जगह छापेमारी हुई है। उसके साथ साथ नागपाड़ा, गोरेगांव, मुमरा, बोरीवली, सांताक्रूज और भेंडी बाजार। भेंडी बाजार और माहिम के छापों का अलग ही मतलब होता है। ये वही इलाका है मुंबई का जहां पे अंडरवर्ल्ड पनपा है, बढ़ा है, जिसको बल मिला। मतलब भेंडी बाजार या माहिम में ही ये सारे लोग हमें दिखाई देते। 20 जगह पर छापेमारी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे की सारी छापेमारी एनआईए को एक इंफॉर्मेशन जो अब तक मिलती रही है उसके मुताबिक हुई है। मतलब जो भी अंडरवर्ल्ड के आदमी हैं जो मुंबई में फंडिंग जमा कर रहे थे, जिसको टेरर फंडिंग हम भाषा में कहते हैं, मैं पहले से कहते आया हूं कि नवाब मलिक वाला मामला सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग वाला नहीं है, वो मामला जुड़ा है टेरर फंडिंग के साथ। और वही एक चीज हमें बार बार सामने आती दिख रही। 20 जगह छापेमारी, माहिम में, भेंडी बाजार में, सांता क्रूज में जो हुआ है, उसमें से एक अहम व्यक्ति का नाम आ रहा है और वो व्यक्ति है सोहेल खंडवानी। अब सोहेल खंडवानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। वही मामला हमें ले चलता है। मतलब हम नहीं जा रहे हैं नवाब मलिक की तरफ। मतलब अंजू पंकज को लग रहा है कि नवाब मलिक से जुड़ा हुआ है, सुशील कुलकर्णी को लग रहा है ये नवाब मलिक से जुड़ा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये जो सोहेल या साहिल खंडवानी है वही हमें ले जा रहा है नवाब मलिक की तरफ। और कुछ और भी तथ्य सामने आ रहे हैं और उन तथ्यों में हमें साफ साफ दिखाई देता है कि इसके तार महाविकास आघाड़ी के ठाकरे सरकार से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी आप भी कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग का मामला जब से बना हुआ है नवाब मलिक के खिलाफ, तो लग रहा था कि एनआईए की एंट्री होगी। लेकिन नवाब मलिक जो अभी भी जेल में है, ईडी की कस्टडी में है, वो तो 2-2 बार जेजे अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, पेट में दर्द, मंत्री भी है, दस्त लग चुके हैं। कहा ही जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मेडिकल ग्राउंड तैयार करें ताकि उन्हें जमानत मिल जाए। तो ये जो खुलासे हो रहे हैं सुशील जी, इससे तो उनकी दिक्कतें और बढ़ गई जी। ये दिक्कतें बढ़ गई वाला जो शब्द है ना, मैं इसे थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा। दिक्कतें बढ़ाना, दिक्कतें बढ़ना, इससे महत्वपूर्ण है सच सामने आ रहा है। अभी हम बात करेंगे सोहेल खंडवानी पर ही, जो नवाब मलिक के बारे में हम कनेक्ट कर रहे हैं। सोहेल खंडवानी कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि यही सोहेल खंडवानी है जिसको पूर्व में 7-8 साल, 10 साल पूर्व में सीबीआई ने एक चिट्ठी लिखी थी। और वो चिट्ठी ये थी कि आपके किसी भी अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध नहीं है। मैं जानबूझकर उस चिट्ठी को दिखाना भी चाहूंगा अपने दर्शकों को।
संबंध नहीं है। और उस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि आपका धन्यवाद है कि आपने याकूब मेमन के 44 लाख रुपीस सीबीआई के हवाले कर दिए। अब इस सोहेल के पास अंडरवर्ल्ड के लोगों के पैसे थे जो उसने जांच एजेंसियों के हाथों सुपुर्द कर दिए। अब ये तो तय है कि इनके पैसे थे। अब सीबीआई ने उस वक्त क्लियरेंस क्यों दिया, किस बिना पर दिया, ये हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि सीबीआई पर शक कौन उठाए भाई, यहाँ राजद्रोह का मामला लग जाएगा ऐसे कुछ शक उठाने लगे तो उस वक्त सीबीआई ने क्लियरेंस किया था, लेकिन याकूब मेमन के पैसे आए ये भी लिखा था। फोटो देख लीजिए, वो भी लेटर मैंने आपको दिखा रहा हूं आप सबके प्रेक्षकों को। उसके बाद मामला आता है, ये खंडवाणी अगर सीबीआई से इतना क्लियरेंस ले लेता है तो क्या सच में हम उसके ऊपर या अभी एनआईए उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट होने का आरोप लगा रही है। चलिए और एक लेटर आपको दिखाता हूं। ये लेटर लिखा है माहिम दरगाह के ट्रस्टी ने और लिखा है चीफ मिनिस्टर को, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के महाराज। अब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को ये लेटर लिखकर माहिम दरगाह का ट्रस्टी कंप्लेंट करता है कि ये सोहेल खंडवाणी मुझे धमका रहा है कि मैं ट्रस्टी से इस्तीफा दे दूं। सिर्फ धमका रहा है ये बात नहीं है, उसमें यह भी लिखा है कि सीधा गन पॉइंट पर लेके दाऊद के नाम से धमका रहा, दाऊद से सीधी बात करवा रहा। अब ये हम लोग तो नहीं कह रहे, ये माहिम दरगाह का ट्रस्टी कह रहा है। 2003 की चिट्ठी है ये। साफ साफ कहना है तो एक मुसलमान कह रहा है कि सोहेल खंडवाणी मुझे धमका रहा। ये चिट्ठी 2003 की है सुशील जी। यस, वही चिट्ठी है। और उसके बाद एक खबर आती है छपकर, अब वो भी आपको दिखानी पड़ेगी, और वो खबर है सामना की। अब सामना क्या है, कौन है, ये तो आप भली बात ही जानते हैं। सामना में इसी धमकी की खबर आती है। अब सोहेल खंडवाणी ये व्यक्ति अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, ये तो एस्टैब्लिश हो जाता है। अब इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस क्या क्या है, मतलब जब एक आध व्यक्ति अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड होता है और वो पॉलिटिकली भी कनेक्टेड होता है, तो साफ साफ है कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े बहुत सारे काम वो पॉलिटिकल लोगों से निकलवाता है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, एक भीड़ में खड़े हुए सोहेल खंडवाणी आपको दिखेंगे। अभी जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष है भाई पाटिल, भाई जगताप, उन्हीं के साथ वो आपको दिखेगा, कांग्रेस अध्यक्ष के साथ। चलो यह भी हो सकता है कि कोई बड़ा आदमी किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ दिख सकता है। तो दूसरी एक तस्वीर देख लीजिए, उसमें आपको दिखेगा कि ये उद्धव ठाकरे के साथ भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तीसरी और एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, फिर से उद्धव ठाकरे के साथ, जिसमें कोई चेक का लेन देन हो रहा। हाँ। मतलब उद्धव ठाकरे को चेक सौंपा जा रहा है। ये चेक किस बात का है, क्यों दिया जा रहा है, शायद ये आगे आ जाएगा, लेकिन ये तो तय है कि जिसके रिलेशंस अंडरवर्ल्ड से है, जो याकूब मेमन का पैसा अपने पास रखता है, वो जांच एजेंसियों को सुपुर्द करता है, जिसके ऊपर दरगाह का ट्रस्टी आरोप लगाता है कि इसने मुझे दाऊद का नाम लेकर धमकाया, मेरी बात करवा दी थी, और तीसरी इसको सामना जैसे न्यूज़पेपर भी क्लियरेंस देते हैं। तो ये एक बात तो तय हो गई कि इसके रिलेशंस अंडरवर्ल्ड से है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ भी इसके रिलेशन है। अब मैं उसी बात को एक बार और दोहराता हूं, किसी के साथ फोटो खींच लेने से उसके साथ रिलेशन है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी नेता के साथ कोई भी फोटो खींच सकता है, लेकिन उसमें एक चेक की लेन देन दिखाई दे रही उद्धव ठाकरे के साथ।
इसका मतलब ये है कि आर्थिक व्यवहार भी हो रहे हैं, बिल्कुल। या आर्थिक व्यवहारों में ये व्यक्ति समाविष्ट है। तो उद्धव ठाकरे के साथ भी हमें ऊपरी तौर पर अभी रिलेशन दिख रहे हैं। मैं इसको बहुत सारी जानकारी के साथ या पुख्ता सबूतों के साथ ऐसे नहीं कहूंगा, फिलहाल तो फोटो में ऐसा दिख रहा। अब चलते हैं आगे। आप जिसका जिक्र कर रही है नवाब मलिक का, उसके साथ भी इनके संबंध है। अब फोटो में वाले संबंध नहीं है, ये रियल वाले संबंध है। कारोबारी। इसीलिए, हाँ, इसीलिए हम दावा कर रहे हैं कि नवाब मलिक की दिक्कतें अब अपने आप बढ़ रही है। हम पहले से कहते आए थे कि नवाब मलिक के साथ संबंध है, नवाब मलिक के साथ संबंध है, तो यही संबंध सामने आ रहे हैं, जिससे टेरर फंडिंग वाला मामला भी सामने आ सकता है। और यही बात हमें और खुलकर जान लेनी चाहिए अंजू। इसके अलावा जो कुछ और भी नाम आ रहे हैं सामने सुशील जी में, कि नवाब मलिक का बेटा फयाज भी उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहा है, वो क्या मामला है? देखिए, अभी दो चीजें तय हो गई। एक, खंडवानी के रिलेशंस है, ये तय हो गया। पॉलिटिकल रिलेशंस है, ये तय हो गया। अभी चलते हैं आगे। अब हम क्यों आरोप ऐसा लगा रहे हैं या क्यों ऐसा दावा कर रहे हैं कि इसके साथ संबंध है। जो जमीन वाला मामला है, जो खरीदी गई थी नवाब मलिक के बेटे की कंपनी द्वारा, कई जमीनें बांद्रा कुर्ला में खरीदी की गई। अब इसमें एक कंपनी आती है टचवुड रियल एस्टेट। टचवुड रियल एस्टेट। अब ये टचवुड रियल एस्टेट ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जिसे बीकेसी भी कहा जाता है, उसमें 200 करोड़ की एक जमीन खरीदी। अब ये टचवुड रियल एस्टेट का डायरेक्टर है सोहेल खंडवानी। अब आपको जानकर यह अचरज हो जाएगा कि इसका डायरेक्टर नवाब मलिक का बेटा फराज नवाब मलिक भी है। टचवुड रियल एस्टेट एक कंपनी नवाब मलिक के बेटे और सोहेल खंडवानी दोनों के, और कई लोग इसमें हैं, ये दोनों के बीच की है। इसका मतलब है कि नवाब मलिक के साथ इनके रिलेशन, फैमिली के साथ इनके रिलेशन है ही है। अब आप भी दावा करेगी या कोई भी दावा करेगा कि क्या मिस्टर कुलकर्णी, एक कंपनी है, कई डायरेक्टर्स होते हैं, कई इतने सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती है, तो उसमें नवाब मलिक का बेटा भी होगा, ये भी होगा खंडवानी, शायद इसको पता नहीं होगा, अपने अपने पैसे दे के छूट गए होंगे, प्रॉपर्टी खरीद ली होंगी, तो इससे आप कहाँ ये यहां से पकड़ रहे हैं, आसमान तक जा रहे हैं कि नवाब मलिक के रिलेशन है उसके साथ। कुर्ला में एक स्कूल है अंजू जी, इंग्लिश स्कूल। अच्छा। और जिसके निर्माता, रचयिता सब कुछ है नवाब मलिक। अच्छा। अब इस स्कूल में भी पार्टनरशिप है सोहेल खंडवानी। एक जगह गलती हो सकती है, एक जगह संयोग हो सकता है, कई जगह संयोग नहीं हो सकता। तो ये भी इसमें शामिल है, मतलब स्कूल में भी है। तो नवाब मलिक के साथ तो रिलेशन है ही है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टचवुड रियल एस्टेट कंपनी है, इन्होंने जो 200 करोड़ की बीकेसी में जमीन खरीद ली थी, उसमें और एक कंपनी है, वो है हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी। मतलब दो कंपनियों ने मिलकर ये किया, हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी। ये हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी कंपनी की सीबीआई इंक्वायरी चल रही, क्योंकि इसी कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया को 150 करोड़ के लिए ठगा है। तो ये भी एक मामला है। तो पैसे के मामले इतने सामने आ रहे हैं और इतने लोग लिप्त दिखाई दे रहे हैं, जिनकी एनआईए जांच कर रहा है, इनके सभी के साथ संबंध हमें बार बार सामने आ रहे हैं। तो नवाब मलिक का ये मामला पूरी तरह से एनआईए वाला मामला है, टेरर फंडिंग वाला मामला है। इसीलिए अब नवाब मलिक और दिक्कत में फंस रहे हैं, खुद होके अपने ही पुराने कर्मों से अंजित।
लेकिन सुशील जी, नवाब मलिक का फंसना जब से 23 फरवरी को जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसके बाद से हम लगातार बात कर रहे थे कि नवाब मलिक जब जबान खोलेंगे तो पता नहीं किस किस के बारे में क्या कुछ बोलेंगे। लेकिन अब अगर ये मामला एनआईए के पास चला गया है, टेरर फंडिंग का मामला अब पुख्ता दिख रहा है, तो ऐसे में तो एनसीपी के अंदर जो और बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, उनके भी तो तोते उड़ गए होंगे आज की इन छापों से। जी जरूर तोते उड़ जाएंगे। आज के इन छापों के साथ साथ और कुछ चीजें भी सामने आने वाली है। जैसे ये चीजें हम लोगों ने ही बता दी थी कि ये होने वाला है, वैसे और एक आज आगाज करके रखते हैं कि मुंबई में दादर या बड़े इलाकों में ओबीसी सेल के लिए, मतलब मुस्लिम ओबीसी सेल के लिए बहुत सारी जगह का कब्जा ये कुछ लोग लेके रखे, जिसमें एनसीपी के पूर्व नेता और अच्छा। अब एनसीपी छोड़ चुके हैं, जो एनसीपी की स्थापना के वक्त भी एनसीपी के साथ थे, उनके भी नाम इसमें आ रहे हैं। करोड़ों रुपए की जमीन का मामला है और ये मामला जल्द ही सामने आ जाएगा। अंजू जी, हमें इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करने के लिए जल्द ही बैठना पड़ेगा शायद। तो एनसीपी के ये सारे नेताओं के रिलेशन तो अभी सामने आ ही रहे हैं, दिख ही रहा है कि ये सारे मामले आगे जाकर बहुत ही दिक्कत में डालने वाले हैं एनसीपी को। लेकिन ये समझना चाहूंगी आपसे कि इतने सारे खुलासे नवाब मलिक को लेकर हो रहे हैं, तो वो कब से वर्क फ्रॉम जेल करते रहेंगे? वो कब तक मंत्री बने रहेंगे? कोई उनसे इस्तीफा लेगा? उनसे इस्तीफा लिया जाएगा तो वो सबका इस्तीफा तो नहीं लेगा ना, ये तो देखना पड़ेगा। क्योंकि जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है, वो ज्ञान का भंडार अगर नवाब मलिक ने जेल के अंदर खोल दिया तो किन किन का भंडारा होने वाला है ये जरा देखना पड़ेगा। अपना भंडारा ना हो इसलिए ही शायद नवाब मलिक को बचाए रखना जरूरी समझा जाता है। अब चूंकि अनिल देशमुख को हटाया गया लेकिन नवाब मलिक को हटाया नहीं गया। अब अनिल देशमुख का और एक मामला सामने आ रहा है। अभी अभी महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ अफसरों को उनकी तबादले के लिए बताया गया है कि आप अपने 3 चॉइसेस दे दो। ये 93 अफसर है जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रेंज के है। 93, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इनके तबादला नवंबर दिसंबर में हुआ था 2020 में, जब अपने मंत्री थे अनिल देशमुख, गृह मंत्री थे। अब 3 साल होने से पहले ही इनको तबादला किया जा रहा है, सबके सब लोगों का। अकेले पूना में 7 लोग हैं तो उनका तबादला भी किया जा रहा है। तो ये वाला मामला भी समझ में आ रहा है कि अनिल देशमुख इसमें भी फंस रहे हैं और फंस रहे हैं। तो जैसे जैसे सारे मामले सामने आते जाएंगे, एक एक का नाम सामने आता जा रहा है। मतलब अनिल देशमुख वाले मामले में अनिल परब का नाम आया, उद्धव ठाकरे का नाम आया, शरद पवार का नाम आया, वाजे आया, परमवीर आया। अब तक नवाब मलिक के मामले में ऐसे कोई भी वाजे, कोई भी परमवीर, ऐसे कोई मामले सामने आते नहीं दिखाई दे रहे। अब चूंकि कुछ तस्वीरें जो हमने पहले ही दिखाई थी वो भी सामने आ रही, वैसे नवाब मलिक मामले में अगर कोई और पॉलिटिकल लीडर्स के नाम आ जाए या नवाब मलिक वो नाम उगल दे तो सबकी दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है वर्क फ्रॉम जेल करे नवाब मलिक अपने बिना किसी खाते के मंत्री पद का, तो ही महाविकास आघाड़ी के लिए बेटर है। इसलिए वो नवाब मलिक को मिनिस्टर के तौर पर बरकरार रखकर उनसे वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं। या यूं भी समझा जाए सुशील जी की कहीं ऐसा ना हो कि इधर नवाब मलिक से इस्तीफा लिया जाए और वाकई यहाँ पर ठाकरे सरकार गिर जाए, क्योंकि अगर उनके पास इतने राज हैं और ईडी भी कितनी मर्तबा अदालत में कह चुकी है, हालांकि 5,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की जा चुकी है कि वो कॉपरेट नहीं करते हैं पूछताछ में। उनके भाई को बुलाया गया था, उनके बेटे को बुलाया गया था, वो भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो ये सब कब तक चलता रहेगा? ये तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन बड़ा वक्त लेने वाली प्रोसेस है ये। मतलब जैसे पत्रकारों को लगता है, आम आदमी को लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। या वो एक गजल है ना, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये वक्त तो लगता है वाली बात है, ये प्यार का खत है। कई प्यार हुए हैं और उस प्यार का इजहार अभी ऐसे कैसे, जरा शर्मा के होगा, जरा थोड़ा सा छिपा छिपा के होगा, थोड़े ही सारे लव लेटर खुले खुलेंगे। तो ये प्यार का पहला खत दिखाने में ये वक्त तो लगेगा ही। और ये लंबी दूरी है, बहुत लंबी दूरी है, क्योंकि तार ऐसे नहीं है कि हम मजाक में इसको निकाल के छोड़ दें। तार जुड़े हुए हैं देश विघातक शक्तियों से, क्योंकि नवाब मलिक अगर सिर्फ पैसे खाते तो बात अलग थी, इसमें देश का आर्थिक नुकसान होता। नवाब मलिक के तार दिखाई दे रहे हैं, जुड़े हैं उन लोगों से जो देश के दुश्मन हैं, जो देश में बम विस्फोट करना चाहते हैं, इस देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। देश की एकता और अखंडता को बहुत बड़ा खतरा बने इन लोगों के साथ जिन जिन के रिलेशन सामने आएंगे, उनका क्या होगा अंजू जी? लोग क्या करेंगे उनके साथ? यही सामने आने वाला सच इतना अगर विस्फोटक है, तो इस विस्फोटक सच को सामने आते आते बड़ी देर लगेगी, और उतनी देर तक तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए शरद पवार से, जिन्होंने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के वक्त कहा था कि मुस्लिम हैं इसलिए उन्हें इस तरह से अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। अब जब एनआईए इतने बड़े खुलासे कर रहा है, ईडी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है जिसमें सबूतों के साथ खुलासा किया गया है, तो अब वो क्या बोलेंगे? अब उनकी बोलती बिल्कुल बंद है, और बल्कि आजकल तो वो बहुत डरे हुए घूम रहे हैं कि राज ठाकरे पता नहीं क्या कुछ बोल दे उनके बारे में। ये मुसलमान वाला कार्ड तो शरद पवार आराम से खेल गया है। मैंने पिछले ही आपके साथ कह दिया था कि न जाने शरद पवार किस जगह पर अपने संशोधकों को बुलाकर मुसलमान अच्छे होने की बात पेश करेंगे। मतलब हमारे कुछ प्रेक्षकों ने भी कहा था कि हनुमान ही शायद मुसलमान होंगे, ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि सलमान होता है, मुसलमान होता है, तो उस मान हनुमान में भी है। तो हनुमान भी मुसलमान था, चूंकि उसको दाढ़ी भी कई कई जगह दिखती है, तो ऐसी छोटी दाढ़ी रखने वाला हनुमान भी मुसलमान था, और वो राम भक्त था, राम के साथ था। राम भक्ता नहीं कहेंगे, वो राम के साथ था कहेंगे, इसलिए मुसलमानों का साथ भी राम को मिला था। ऐसी बातें भी शरद पवार या उनके संशोधक आगे चलकर कह सकते हैं। मुसलमानों वाली बात शरद पवार ने इसीलिए उठाई थी कि उनको शायद पता था कि इनके कनेक्शंस सामने आने वाले हैं, और तब जाके एक कार्ड अपने हाथ में रहे कि मुसलमानों के साथ ऐसे किया जाता है, इसीलिए शरद पवार ने यह मुसलमानों का कार्ड खेला होगा। लेकिन जरूर कार्ड खेले, कौन सा जो कार्ड खेलना है वो खेले। हाथ में तो उनके जोकर ही आने वाला है, 52 पत्तों में से एक भी पत्ता नहीं आएगा, जोकर ही हाथ में आएगा। लेकिन ये जो खुलासे हैं ये बड़े घातक होने वाले हैं शिवसेना और एनसीपी के लिए सुशील जी, क्योंकि अब बीएमसी चुनाव को टाल नहीं सकते हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनको तारीखों का ऐलान करना है। महाराष्ट्र के बहुत सारे स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं, तो उन पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ये जो खुलासे केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। बिल्कुल असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अगर ये लोग इस तरह से संबंध रखे हुए हैं तो बीएमसी चुनाव क्या, और कोई चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। राज ठाकरे जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं उस पर तो फिलहाल अभी चर्चा और मामले सारे गर्म ही है। तो नवाब मलिक के जितने भी संबंध सामने आएंगे उसमें से ये ध्रुवीकरण तो होना तय ही है जो हो रहा है। और फिर वही बात मैं दोहराता हूं, फिर वही बात, एनसीपी को शायद नुकसान हो सकता है, लेकिन शिवसेना के पास अभी मुसलमान वोट जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नवाब मलिक के ऊपर इतने आरोप होते हुए भी उद्धव ठाकरे ने नवाब मलिक को नहीं निकाला। हनुमान चालीसा को लेकर आज तक हिंदुओं पर ही उद्धव ठाकरे ने क्राइम रजिस्टर्ड किए। किसी भी मस्जिद के ऊपर के लाउड स्पीकर हटाए नहीं जाएंगे, ये स्टैंड उद्धव ठाकरे ने ही लिया। जितने उद्धव ठाकरे कट्टर हिंदुत्व वाले थे उतने ही वो कट्टर मुसलमान समर्थक भी बनते जा रहे। तो इसमें नुकसान तो होगा एनसीपी का, लेकिन मुस्लिम वोट जरूर उद्धव ठाकरे के पक्ष
पक्ष में जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, एनसीपी साथ नहीं दे रही है ऐसा सोचेंगे, तो उनके सामने मुंबई में एक रह जाता है ऑप्शन, वो है शिवसेना। तो शिवसेना के पास जाएंगे, उसमें और एक बार कांग्रेस और इनका प्रॉब्लम होने वाली है। और नेचुरली हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पक्ष में जाने वाले हैं। तो इसका परिणाम तो ये हमें सामने दिखाई देने वाला है। और फिर नवनीत राणा का मामला देखिए ना, अब उनको फिर से नोटिस जारी किया गया है सेशंस कोर्ट की तरफ से। उद्धव ठाकरे सरकार वहां पहुंच ही गई थी कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। तो इस मामले को जितना ये छेड़ेंगे ये उतना इनके लिए घातक होने वाला है। ये समझ नहीं पा रहे अभी भी नवनीत राणा की रणनीति को। ये देखिए, अगर जंगल में आपको शिकार करना है तो एक पिंजरे में बकरी या कोई भी ऐसा प्राणी रखना पड़ता है जो वहां जा जाए, हिंसक प्राणी, और पिंजरे में पकड़ा जाए। अगर शेर आदमखोर होके मनुष्य के बस्ती में आ जाए तो उसे भी इसी तरह का पिंजरा लगाया जाता है। तो इसी पिंजरे में उद्धव ठाकरे सरकार अटकती जा रही है। जितना मतलब मैं नवनीत राणा को कोई हीरोइन या कोई नायिका के तौर पर पेश जरूर नहीं करूंगा, क्योंकि नवनीत राणा भी जो कुछ कर रही है वो मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, जिस तरह से वो व्यक्त होते जा रही है। मतलब आप एमआरआई के रूम में जाके फोटो निकाल रहे हो और लोगों के सामने दिखा रहे हो कि मेरा एमआरआई हो रहा है। आप अस्पताल में जाके अपने पति के साथ आते ही रोना आना कोई गलत बात नहीं है। मतलब राजनीति आप कर रही जेल है में ना रहे हो, आप बड़े विभक्त रहे हो, तो रोना आना स्वाभाविक है। लेकिन आप अपने पति को गले लगाकर रोते हो, ये बात पूर्णतः निजी है, व्यक्तिगत है। इस व्यक्तिगत बात को भी इस तरह दुनिया के सामने लाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी जिस तरह से इस विषय को बार बार सामने लाकर नवनीत राणा की गिरफ्तारी का या नवनीत राणा की जमानत के रद्द करने का प्रयत्न हो रहा है, वही इस सरकार के लिए गड्ढा खोदने वाला काम है। ये अटकते जा रहे हैं। मतलब किरीट सोमैया में भी ऐसा ही किया गया। किरीट सोमैया के ऊपर आरोप के ऊपर आरोप लगाए गए, गड्ढा खोदा, खुद गिर गए, ना एक प्रूफ दे पाए। ये नवनीत राणा के साथ भी यही हो रहा। हर एक के साथ ऐसे ही सरकार गड्ढे में उतरती दिख रही है, और यही एक शिवसेना या महाविकास आघाड़ी के लिए बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और इस बीच तो नवनीत राणा ने यह भी कहा है कि संजय राउत ने उन्हें धमकी दी है और इसके लिए वो मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगी। वो तो धमकी की बात और है, उनकी बदनामी भी बहुत की है, उनके हलफनामे के दुरुपयोग भी किया है, उसके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। वो लेन देन वाला मामला जो हमने देखा था, वो पैसे लिए पैसे दिए वाला मामला जो हमने देखा था, उनके इलेक्शन एफिडेविट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। संजय राउत तो अभी गाली गलौच और धमकी पर तो उतर आए ही है। मतलब उनसे और क्या अलग अपेक्षा की जाए, वो तो उतर आए ही है। तो ये वाली भी कंप्लेंट हो गई और महाराष्ट्र पुलिस ने इसका सही मायने में दखल ले दी, तो संजय राउत की दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अघाड़ी सरकार की दिक्कतें बढ़ रही हैं, क्योंकि एनआईए की छापेमारी जो सोमवार को हुई है, जाहिर सी बात है वो मंगलवार को भी जारी रहेगी और नए नए खुलासे होंगे। और जो विस्फोटक खुलासे नवाब मलिक को लेकर हो रहे हैं, उससे उनकी दिक्कतें और एनसीपी की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। आपने विस्तार से इस मसले पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है सुशील जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।